10 बज चुके हैं और 10 बजे तक के जो रुझान होते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, हम 8 बजे से लगातार शुरुआती रुझान देख रहे थे, 2 घंटे बीत गए। अब जो रुझान है, और इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल अपडेट्स की भी मैं बात करूं, महायुति जो है वो एक बहुत मजबूत बढ़त की तरफ दिखाई दे रही है। यानी एक बार फिर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनते दिखाई दे रही है। थोड़ा और इंतजार कर लेंगे, ये स्टैटिक हो जाते हैं आंकड़े तो। हालांकि बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड में बहुत तेजी से बदलाव है। झारखंड की स्थितियां बड़ी अलग होने वाली हैं। झारखंड में कुछ भी अभी कहना बड़ा मुश्किल है, और इसकी वजह जो है वो अदर्स का फैक्टर रहेगा। बहुत गुणागणित रहेंगे। झारखंड आसान नहीं रहने वाला है। झारखंड की सियासत बिल्कुल अलग है। लेकिन महाराष्ट्र में रुझानों में महायुति को बहुमत बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। ये बहुत साफ हो गया है कि एक बार फिर जो महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा था, उसका असर देखने को मिल रहा है। लाडकी बहना योजना जो है उसका असर देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो नैरेटिव विपक्ष का चला संविधान बदलने वाला, एक बार फिर उसको उठाया गया था। बहुत पुरजोर तरीके से नहीं उठाया गया, क्योंकि जैसे ही उठाया गया उसके बाद में हमने देखा इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है तो डिफेंसिव भी हुई। बहुत तेज़ी से बड़ी रैलियों में, सभाओं में इस पर बयान आने लग गए संविधान को लेकर। यानी संविधान बदलने के नैरेटिव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी इस बार सतर्क थी। कुल मिलाकर महायुति ने इस बार तमाम समीकरणों को जांचते हुए, भांपते हुए चुनाव लड़ा। रुझान तो अभी तक के ये दिखा रहे हैं कि उसका असर हुआ है। एक बहुत जबरदस्त बढ़त की तरफ महायुति दिखाई दे रही है, और ये हल्का फुल्का नहीं है। ये मान के चलिए कि ये बढ़त एक जबरदस्त बढ़त होगी, यानी पिछली बार से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देगी। मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कितनी सीटें लेकर आती है, और भारतीय जनता पार्टी भी धीरे धीरे 90 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। 49 सीटों पर शिवसेना शिंदे दिखाई दे रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे मिलकर पूर्ण बहुमत की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अजीत पवार को लेकर जितनी चर्चाएं चल रही थी, जो डिस्कशन चल रहे थे, उस डिस्कशन में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये दोनों अपने दम पर बहुमत को ले आए। अमृतांशु जी, अब झारखंड जो है उसकी तस्वीर जो है मुझे बड़ी दिलचस्प लगने लगी है, क्योंकि यहाँ पर एकदम से हमने देखा कि कहाँ 30-35 की लीड थी और कहाँ 20 पर अब भारतीय जनता पार्टी प्लस दिखाई दे रहे हैं। और ये फ्लक्चुएशन होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, ख़ासतौर पर कोलान और अन्य क्षेत्रों में, जैसे जैसे संताल परगना आदि इत्यादि जो शिबू सोरेन के प्रभाव वाली क्षेत्र हैं, जहाँ आज भी वो सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो आपको लगता है कि बेशक यहाँ पर स्थिति महाराष्ट्र में क्लियर हो जाए, लेकिन झारखंड झटका दे सकता है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो नेक टू नेक पे आ जाए, ताकि ये जो इलेक्शन कमीशन को आरोप लगाने का और ईवीएम पे आरोप लगाने की जो कहानी है, सिर्फ उस वजह से, सिर्फ उन्हीं कारणों की वजह से कम वो तो रुक ही जाएगा। लेकिन मैं मानने को अभी तक तैयार नहीं हूं कि झारखंड में नेक टू नेक के अलावा कोई और चीज होने जा रहा है, और नेक टू नेक में फिर क्या समीकरण बैठेंगे वो देखने वाली बात होगी। जी संजय जी, आप थोड़ा सा उत्साहित हुए होंगे, क्योंकि आपकी बात थी शुरुआत में कि यहाँ दोनों राज्यों में नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि अब महाराष्ट्र की स्थिति तो झारखंड की स्थिति कुछ और है और महाराष्ट्र की कुछ और है। झारखंड की स्थिति आप देखें तो आपके शिबू सोरेन का प्रभाव और हेमंत सोरेन को अरेस्ट करना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ा है। कभी भी हेमंत सोरेन को यदि किसी तरीके से, चलो ट्रायल भी चल रहा होता या किसी से उन पे आरोप सिद्ध हो गए होते, तो मैं समझता हूं कि उनको नुकसान हो सकता था। सबसे बड़ी बात क्या होती है पॉलिटिक्स के अंदर कि साहब आप जनता को किस मुद्दे पे कैसे समझा पा रहे हैं, और जो लग रहे हैं आरोप, वो आरोपों के ऊपर आप सफाई कितना दे पा रहे हैं और वो कितना प्रभावित हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की वापसी और मजबूत वापसी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। महाराष्ट्र, मैं अभी भी कह रहा हूं कि महाराष्ट्र से इनकी विदाई होना तय है, क्योंकि चाहे वो अजीत पवार का पल्ला बदल करके हो या जो लोग इनके यहाँ गए हैं उनकी घर वापसी से हो, और जनता ही पहले, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि मैं 11:30 बजे तक का इंतज़ार करूँगा। 11:30 बजे से पहले शायद मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगी,
स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों से वापसी कर रही है और ये अपने घर को जा रहे हैं, जाकर के बैठेंगे आराम से। अब यदि वो ईवीएम का खेल, मैं फिर कह रहा हूं कि वो दादागिरी वाला वोट, लठ के बल पे वोट यदि इसे नहीं लेती है तो बीजेपी का वापसी तय है। जनता भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रही। और सबसे बड़ी बात साहब, एक और मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आ जाएगी? कोई बताएगा हमें? इनके काम बता दीजिए जरा, या महाराष्ट्र का काम बताइए। महाराष्ट्र में चलती हुई सरकार। सुरेंद्र जी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मौजूद हैं, वो बताएंगे। सुरेंद्र जी आपका स्वागत है। हाँ आप बोलिए, आप ही से सवाल ये कर रहे हैं। देखिए, अब इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि किस आधार पे जो है कि झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो हमारी सरकार आएगी। हमने झारखंड हो या चाहे महाराष्ट्र हो, हमने विकास का नाम दिया है, हमने विकास के नाम पर चुनाव लड़ने का काम किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है विकास कर रही है। अब इन्होंने झारखंड की बात की। झारखंड में इन्होंने क्या किया पिछले 5 वर्षों में? सिर्फ प्रदेश को लूटने के अलावा दूसरी बात, इन्होंने वहाँ पे जो है जिस प्रकार से घुसपैठी को उन्होंने बढ़ावा दिया, वहाँ पर घुसपैठी को वहाँ पर पिछले 5 वर्षों में लाखों के हिसाब से उनको वहाँ पर वोटर आईडी बनाने का, आधार कार्ड बनाने का इन्होंने काम किया। वहाँ के आदिवासी लोगों का अपमान करने का काम किया। और फिर ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप किस आधार पे आएंगे सरकार? 2014 से लगातार अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे जो है जनादेश देने का काम किया है। रुझान तो ये बता रहे हैं झारखंड में। आप देखिए, अभी आप कह रहे हैं नहीं मोदी जी कहा कि नहीं, अभी रुझान आप आ रहे हैं। अभी इन्होंने कहा ना कि साढ़े ग्यारह बजे तक का आप इंतजार कीजिए और आप देख लीजिए। फिर ये सवाल अभी करने लगे ना कि ये बल ईवीएम, ये सवाल ये उल्टा इनका सारे आने लगेंगे। इन लोगों के पास देखिए, जो इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं था, ना तो इनके पास कोई नेता है, ना ही नियत है, ना ही इनके पास कोई नीति है प्रदेश को विकास करने का। हमारे पास नेता भी है और नीति भी है और नियत भी है प्रदेश को विकास करने का, देश को विकास करने का। हमारा नारा है सबसे पहला राष्ट्रहित। हम राष्ट्र की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं। इन लोगों ने सिर्फ और परिवारवाद के अलावा कोई बात नहीं करते हैं। जिनके नाम पे ये सत्ता में आते हैं उन्हीं को ठगने का काम करते हैं। लोकसभा में आपने देखा होगा आरक्षण के नाम पर किस प्रकार से देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। आज तक ये बता दे झारखंड के अंदर इन्होंने क्या क्या काम किए हैं पिछले 5 वर्षों में। सिर्फ हिंदू मुस्लिम को वहाँ बढ़ावा दिए और सिर्फ, जबकि इनकी पार्टी जो है, जब सुरेंद्र जी, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ क्रॉस क्वेश्चन उनको भी सुन लेते हैं। संजय जी की बात आप करते हैं, देश में ये घुसपैठी आते कहाँ से हैं? कहाँ से आते हैं ये? नहीं, घुसपैठी तो ये बांग्लादेश, ये तो बांग्लादेश से घुसपैठी। बांग्लादेश की सीमा, 1 मिनट रुकिए साहब। अरे साहब रुको, देश की जनता को कितना गुमराह करेंगे आपके टीवी पे? वो जो बांग्लादेश से आते हैं वो सीमा किसके अंडर है? अरे हम लोग गुमराह नहीं कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह तो ये इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। इन्होंने ठगने का काम किया है देश की जनता को। सवाल सुनिए, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश की सीमा झारखंड की सरकार देखती है या बिहार की? किसके अंदर है वो सीमा? सर मानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आप सुनिए ना, आप शासन कर रहे हैं, आप कहते हैं मेरी सीमा। अरे शर्म तो नहीं, शर्म क्यों आएगा? हमसे हो रही है बताइए। हम लोगों ने, सुनिए, हमारी पार्टी ने हमेशा से जो है ये घुसपैठी को बढ़ावा देने का काम। देखिए, ये जो घुसपैठी कहाँ से आ रहे हैं? ये बंगाल से आ रहे हैं। ये बंगाल में आप ही लोगों का तो गठजोड़ है। ये बहन जी के साथ गठजोड़ किसका है? ये हमारी है क्या? बंगाली घुसपैठी हैं। बंगाल मैंने कहा बंगाल से होके आ रहे हैं। बंगाल से होके क्यों? और आप लोग जो है, आप लोग बंगाल से होके, अरे सर आप नहीं, केंद्र सरकार तो दे रही है, तो इसीलिए तो हम लोग कानून ला रहे हैं। हम लोग कानून तो इसीलिए ला रहे हैं कि उन लोगों को देश से बाहर करना है। आप उनका समर्थन कीजिए, आप उनका साथ दीजिए। जो देश के लोग हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको आप उनको चलिए ये इस पर तो हम डिस्कशन करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। इस पे संजय जी, इस पर थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि जैसा सुरेंद्र जी का कहना ये चलता है नहीं चलता है मुद्दा, ये भी तो देखना होगा। अभी शुरुआती रुझान में तो एकदम हम देख रहे हैं, ठीक है मान लेंगे। अभिषेक जी एक बार अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। जी अभिषेक। देखिए, इन सब के डिस्कशन के बीच कुछ बड़ी खबर ये है
कि अमित ठाकरे, जिसको ये माना जा रहा था कि कंटेस्ट में है, वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं माहिम विधानसभा से। अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे हैं और वहां से उद्धव ठाकरे ग्रुप के महेश सावंत आगे चल रहे हैं। दूसरी बड़ी जो खबर है वो ये है कि लगातार बीजेपी या महायुति को ग्रामीण इलाके में भी अच्छी खासी बढ़त मिल रही है। जैसा हम कल डिस्कशन कर रहे थे कि ग्रामीण इलाके में वोट प्रतिशत बढ़ने का सीधा मतलब ये है कि कहीं न कहीं या तो लाडली बहन योजना का असर हुआ या सत्ता विरोधी लहर हुई। दो ही वजह हो सकती है, लेकिन ग्रामीण इलाके से बीजेपी को अच्छी खासी तादाद में वोट मिल रहा है। अगर ओवरऑल आपको बात करें तो इस समय में जो सबसे जो हॉट सीट्स में है वो है देवेंद्र फडणवीस की सीट। वहाँ से फडणवीस 4000 वोट के आसपास लीड कर रहे हैं। दूसरा जो है आदित्य ठाकरे यहाँ से 1000 वोटों से लीड कर रहे हैं। तीसरी जो हॉट सीट की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ से रत्नागिरी से उदय सामंत इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो करीब 3000 वोट से लीड कर रहे हैं। और जो पीछे चलने वाले उम्मीदवार हैं उसमें नसीम खान पीछे चल रहे हैं और जिशान सिद्दीकी फिलहाल 2000 से पीछे हो गए हैं। वहाँ पर जिशान सिद्दीकी को माना जा रहा था कि वो आगे होंगे, लेकिन वहाँ वो पीछे चल रहे हैं। साथ ही साथ अनूप अग्रवाल जो धुले शहर से आते हैं, वो MIM के पास सीट थी इसके पहले, वहाँ से विधायक थे। वहाँ 10,000 से अनूप अग्रवाल पीछे चल रहे हैं। अब तक का ओवरऑल आंकड़ा अगर बताएं तो बीजेपी 109 सीट पर वो कहीं न कहीं आगे चल रही है। ये बीजेपी के लिए एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड माना जा रहा है। शिंदे 56 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अजीत पवार 34 सीटों पर आगे चल रहे हैं। INC मतलब कांग्रेस 19 सीटों पर आगे चल रही है। उद्धव ठाकरे भी 19 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो NCP शरद पवार 11 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य इंडिपेंडेंट सब मिला के 15 सीटों पर आगे चल रहे हैं। यानी ये इंडिपेंडेंट का जो आंकड़ा कल हम डिस्कस कर रहे थे, आज भी सुबह हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल आंकड़े हैं जो अभिषेक अभी आपको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट इसको अपडेट करती जा रही है। यानी 199 सीटों पर महायुति आगे चल रही है और 199 सीटें मतलब ये एक बड़ा रुझान है। इससे बहुत स्पष्ट होता है कि महायुति की सरकार बनने जा रही है। अजीत पवार फैक्टर की बात जो संजय जी कर रहे थे, वो अजीत पवार क्योंकि साथ में मिलकर लड़े हैं तो सरकार का हिस्सा रहेंगे, लेकिन इस स्थिति में नहीं है कि सरकार को प्रभावित कर दे। 109 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 56 सीटों पर एकनाथ शिंदे, और ये दोनों मिलकर बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। हाँ, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे, इस पर अगर कोई खींचतान होती है तब फिर अलग अलग समीकरण देखने को मिलेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में पिछली बार जिस तरह बीजेपी ने मैनेज किया सरकार को, उसके बाद में इस बार उनकी क्या रणनीति होती है, और बीजेपी फाइनली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर, जो कि अभी दिखाई दे रहा है, जो मैंने कहा था कि ये सबसे दिलचस्पी का विषय रहेगा कि अपने दम पर बीजेपी की कितनी सीटें आती हैं। तो 109, 110 और इसका आंकड़ा ये वो अगर बरकरार रखते हैं, रुझानों को नतीजों में भी बरकरार रखते हैं, तो ये बहुत मजबूत स्थिति होगी, क्योंकि इसके बाद में कुछ उन्हें 35 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि वो मैनेज कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर कोई भी दल उनके साथ आने के लिए तैयार रहता है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति, और महायुति को तो पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है। ये बात बार बार इसलिए की जाती है क्योंकि महायुति में भी खटपट को लेकर बहुत सारी एनालिसिस की जाती है। आपने कल ही देखा था, बयान आने शुरू हो गए थे, उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं, निर्दलीय हमारे संपर्क में है, जैसी बहुत सी बातें आ रही थी। लेकिन आप देख रहे हैं झारखंड में बहुत तेजी से बदलाव आया है। वहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की अगर बात करें तो 7 सीटों पर बीजेपी का आगे होना ये दिखाता है कि बीजेपी को एक बड़ी जीत यहां पर मिलती दिखाई दे रही है, जिसके बारे में लगातार बात हो रही थी। तीनों ही चुनाव महत्वपूर्ण है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन क्योंकि झारखंड को लेकर मेरी दिलचस्पी अभी बड़ी है, मधुकर आनंद मेरे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र जी भी मौजूद हैं, वो भी झारखंड पर काफ़ी बात कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के तौर पर। लेकिन मधुकर, ये एकदम से जो बदलाव आया है, हम देख रहे हैं कि अभी सुबह से जो ट्रेंड चल रहा था वो एक झटके में बदला, और यहां पर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल, और ये होता है 81 सीटों वाले राज्य में, ये कभी भी पलट सकता है, और थोड़ी देर वेट करें तो कोई और बदलाव भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप इन ट्रेंड्स को देखकर अब क्या कहेंगे? आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा, या डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा चला नहीं चला,
जो बातें अभी हो रही थी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग कहेंगे कि अभी परिणाम के आने में समय है, क्योंकि 19, 20, 23, 18 इतने राउंड की गिनती होती है, 2-3 राउंड की गिनती हुई है। मतलब आप प्रतिशत के हिसाब में लगा लीजिए तो 20 राउंड की गिनती होती है, 2 राउंड की हुई है, 10% गिनती भी नहीं हुई है। तो ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो एक चर्चा कर रहे थे, याद होगा प्रवीण जी आपको कि 42-43 की बात हम लोग बीजेपी के लिए कर रहे थे। 81 विधानसभा की सीट है यहाँ, तो आखिर 42 के बाद तो लगभग 40 मतलब 39 सीट बचती है जेएमएम प्लस के लिए। तो ऐसे हालात में अभी तक जो परिणाम दिखाई दे रहा है वो जेएमएम प्लस के लिए या जेएमएम और उसके गठबंधन के लिए बहुत ही संतोषजनक है। वही 39 पर आगे जेएमएम है, 39 और 39 का आंकड़ा है। 3 सीटों पर अन्य की बात कही जा रही है, जो आंकड़े दिख रहे हैं। ये तो हुई जो एक होता है कि ट्रेंड की बात, लेकिन दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग की हकीकत है, चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। और प्रवीण जी, मैं यहाँ से चुनाव आयोग के आंकड़ों पर फोकस करने से पहले एक बात बता दूं, कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी आश्चर्यजनक दिखाई दे रही है, जैसे चंपई सोरेन का पीछे रहना, दूसरी तरफ सुदेश महतो का लगातार दूसरे राउंड में भी पीछे रहना, तीसरी तरफ रांची से सीपी सिंह की बढ़त बहुत ज़्यादा का नहीं रहना। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय पैदा करती हैं। हटिया में नवीन जायसवाल का लगातार पीछे चले जाना, हालांकि इस राउंड में वो कुछ वोट से आगे हुए थे। तो कुल मिलाकर कई ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य हैं जो सामने आए हैं। लेकिन जहां से मैंने शुरुआत की थी, एक बार फिर आपको मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा हम लोगों को और धैर्य रखना चाहिए, जो चीज़ें हैं वो और भी बदलेंगी। अब मैं आता हूँ आंकड़ों पर, जो कि धर्मेंद्र हम लोगों को दिखाएंगे। और देखिए, ये सिल्ली का रिजल्ट है। सिल्ली में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित कुमार महतो जो है वो लगभग 3409 मतों से आगे हैं। और ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एजेएसयू के नेता सुदेश महतो से आगे हैं। तो सुदेश महतो से आगे होना मतलब क्या? बीजेपी ने जो सोचा था, जो बीजेपी के रणनीतिकारों ने आजसू को अपने साथ रखने का जो निर्णय लिया था, क्योंकि 2019 में आजसू को रघुवर दास जी ने सीधे तौर पर निकाल दिया था अपने गठबंधन से, तो क्या वो निर्णय कहीं ना कहीं सही नहीं रहा? ये एक महत्वपूर्ण है, जैसे कि साफ तौर पर देख सकते हैं। इस बीच ऊपर में आप दाहिने और ऊपर के तरफ में धर्मेंद्र आप दिखाइए, हमारे दर्शक देखें। देखिए, सन्नी टोपो बीजेपी के लीडिंग में है, बीजेपी के और सन्नी टोपो जो मांडर से प्रत्याशी है वो लीड करने लगे। हालांकि अभी तक कांग्रेस लीड कर रही थी। तो इस राउंड में बीजेपी में सुरेश मुर्मू आगे चल रहे हैं, सुरेश मुर्मू आगे चल रहे हैं, दशरथ गगरई आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अन्य कई जगहों से जो खबरें मिल रही है वो खबरें ये बता रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महिला सम्मान योजना को भुनाने में जो मेहनत की थी, और प्रवीण जी आप ये नहीं कि अभी परिणाम आने लगा इसलिए, आप और हम जब भी बात कर रहे थे तो एक सवाल हमेशा दर्शकों के लिए छोड़ रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने जो भारी संख्या में वोट डाला है। सुबह के लाइव में भी आपके मेरे बीच जो बात हो रही थी कि महिलाओं के इस पुरुषों से अधिक महिला मतदाता के होने का मतलब क्या है? मतलब अब समझ में आ रहा है कि मैया सम्मान निधि योजना ने ज़्यादा असर डाला बनिस्पत गोगो दीदी योजना अभी तक जो दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं बार बार हर मिनट के बाद ये कहना चाहूँगा कि जहाँ 22 राउंड की गिनती होनी है वहाँ 2 राउंड 3 राउंड की गिनती हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अब हम लोग सीधे विश्लेषण चुनाव के परिणाम पर करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक बात थी, हम लोगों के सामने भी ये सवाल शुरुआती दौर से रहा कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने जो मतदान किया है, भारी संख्या में मतदान किया है। आप लोग हार रहे हैं दोनों राज्यों में, चारों सीटों और उपचुनाव पे भी हार रहे हैं। कौन का तो हमारे बेचारे लालू जी अगर बोल करके संतोष कर रहे हैं तो क्या करने दीजिए। गौतम अडानी को भी लेके कह रहे हैं कि अरेस्ट क्यों नहीं। यहाँ मैया सम्मान निधि की योजना के नाम से चल रहा है, वो उस योजना ने कहीं ना कहीं काम किया है। हेमंत सोरेन के आदिवासी कार्ड ने काम किया है। आदिवासियों ने अभी तक जो लग रहा है
हेमंत पर ज़्यादा भरोसा जताया है। भले ही बीजेपी तमाम तरह के दावे करती रही हो कि बिरसा मुंडा को सम्मान देने की बात करती रही हो या जो भी चीज़ें हों, भरोसा जनता को करना था। अभी तक के परिणाम से लगता है कि जनता उतना ज़्यादा बीजेपी पर भरोसा नहीं कर पाई जितना कि हेमंत सोरेन पर भरोसा कर पाई। देखिए, इलेक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रणनीति। अलग अलग जगहों पर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उसकी रणनीति बहुत महत्व की होती है। फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ऑफिशियली जिस तरह से दिखा रही, झारखंड मुक्ति मोर्चा 27 सीटों के साथ अभी रुझानों में सबसे बड़ा दल है। फिर कांग्रेस को भी 11 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, आरजेडी को 6 सीटों पर दिखाई दे रही है, कम्युनिस्ट पार्टी एमएल को 2 सीटों पर दिखाई दे रही है। आजसू जिसके बारे में आप कह रहे थे, अब यहाँ गठबंधन की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी ये साथ में है और इनकी स्थिति देखिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी 23 सीटों पर है और भी आप देखेंगे रुझानों में आगे अगर बदलाव आता है तो, लेकिन उसके सहयोगी जैसे जनता दल यूनाइटेड, आजसू ये सब एक एक सीट पर आगे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 1 सीट पर है। तो ये स्थिति बताती है कि गठबंधन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और रणनीतिक रूप से कहां किस कैंडिडेट को उतारा गया जी। तो मुझे क्या आप एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मधुकर कि क्या आपको लगता है कोई नए समीकरण बनेंगे या गठबंधन के लिहाज से स्थितियां वही रहेंगी? नहीं, देखिए, समीकरण तो झारखंड में कोई नया बनने वाला नहीं है। समीकरण जो है वही रहेगा, खास करके गठबंधन का समीकरण, क्योंकि देखिए एजेएसयू और जेएमएम का तालमेल हो नहीं सकता, वैसे ही नहीं हो सकता जैसे कांग्रेस और बीजेपी का तालमेल नहीं हो सकता। अब सब आरजेडी और बीजेपी का तालमेल नहीं हो सकता। 1-2 आश्चर्यजनक बातें हैं जो हमारे दर्शकों के लिए हम देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल को जितना कम करके खुद उसके गठबंधन के साथी आंक रहे थे, अभी तक के रुझानों में दिख रहा है उस हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ है। कांग्रेस की बात प्रवीण जी आप याद करें, हमेशा हम लोग कहते थे कि कांग्रेस कुछ न कुछ नुकसान झेलेगी। कांग्रेस नुकसान झेलती हुई दिखाई भी दे रही है और जो कुछ नुकसान का में कमी आई है उसके पीछे कारण हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन है, क्योंकि इन दोनों ने कांग्रेस की सीटों पर भी जितनी जीतोड़ मेहनत की, जितना प्रचार प्रसार किया और जितना असरदार प्रचार प्रसार किया, उतना राहुल गांधी के प्रचार प्रसार का भी असर नहीं रहा। यह तो जमीनी हकीकत है, कांग्रेस के लोग माने न माने। हकीकत यही है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए, आरजेडी के प्रत्याशियों के लिए, तेजस्वी यादव के साथ हेमंत सोरेन ने गोड्डा में सभा की, कई जगहों पर सभाएं की। तो हेमंत सोरेन पहले शुरुआती दौर से ये सोच के चल रहे थे कि हमारा गठबंधन सरकार बनाए, इसके लिए मेहनत थी। हालांकि एक बार मैं फिर प्रवीण जी कहना चाहूँगा कि अभी जहां 22 राउंड की गिनती होनी है, अभी 2 या 3 राउंड हुआ है। ऐसे में अभी हम लोगों को थोड़ा 1-1.5 घंटा और इंतजार करना चाहिए, उसके बाद चीज़ें और दुरुस्त होंगी। लेकिन फिलहाल तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके साथियों के लिए अच्छी खबर है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं कष्टदायी खबर है कि बीजेपी को मंथन करने के तरफ बढ़ना शुरू कर देना होगा और शुरू किया भी गया है जहां तक मुझे खबर है। चलिए, मुझे लगता है कि ये जो नतीजे होंगे ये एक सुखद तस्वीर को लोकतंत्र की रखते हैं और ये तो जनता का फैसला है। और आपने ठीक कहा, थोड़ा इंतजार और करेंगे, लेकिन फिर भी जब महाराष्ट्र को देखकर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित हो रही होगी, उन रुझानों में बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री महायुति की दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के जो रुझान हैं वो उन्हें थोड़ा परेशान कर रहे होंगे और तैयारियों पर विचार करने के बारे में मजबूर कर रहे होंगे। सुरेन जी, ये बात सही, आप दोबारा कहेंगे थोड़ा और इंतजार करेंगे, लेकिन जिस तरह की लीड बनाई है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, अलग अलग भी रखें तो आप देख रहे हैं, और फिर इसमें आरजेडी को जोड़ लीजिए तो आप देखेंगे कि ये गठबंधन कितना मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी ठीक है अपना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सहयोगी जो हैं वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुए। असं काय देवेंद्र फडणवीस, मोदी आणि शहानी दिवे लावले इथे की त्यांना 120च्या वर जागा मिळत आहेत। महाराष्ट्रातलं वातावरण आणि महाराष्ट्राचा कल ज्या पद्धतीने होता, आम्ही फिरलोय, आम्ही ग्राउंडला होतो, जमिनीवर होतो। हा निकाल लोकशाहीचा कौल मानण्याची जी प्रथा परंपरा यापूर्वी आम्ही पाळलेली आहे,
तो जनादेश में अब थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। महायुति के लिए बहुत ही बढ़िया तस्वीर इस समय रुझानों में महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। 207 सीटें। खुद बीजेपी जो है वो इंडिविजुअली बड़ा अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही। 116 सीटों पर बीजेपी अपने दम पर आगे चल रही है। 56 सीटों पर शिंदे आगे चल रहे हैं। फिर इसमें अजीत पवार की मिलाना चाहे ना मिलाना चाहे 35 सीटें मिला लीजिए 207 सीटों पर। ये मिलाना चाहे मिलाना ना चाहे, क्योंकि संजय जी ने एक चर्चा छेड़ी थी यहाँ पर कि अजीत पवार दोबारा जा सकते हैं, लेकिन शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, हाँ ये बात सही है कि इस स्टेक के बाद में यहाँ पर एक बात तो सामने आएगी। 116 सीटों के साथ पे या इसके आसपास का प्रदर्शन बीजेपी का रहता है जो रुझान में है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, ये वही लड़ाई है जो उद्धव ठाकरे के साथ में इनकी पिछली बार शुरू हुई थी। एकनाथ शिंदे कम विधायकों के बावजूद पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक नई परिपाटी की शुरुआत हुई, उस समय सरकार बनानी थी, लेकिन इस बार स्थिति अलग होगी। देखना बहुत दिलचस्प होगा क्या निर्णय होते हैं महाराष्ट्र में। तो इस पर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे और मेरे साथ संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी मृगांक प्रभाकर लगातार हमें जानकारियां दे रहे हैं। मृगांक, देखिए वायनाड में तो शुरुआत से ही प्रियंका की जबरदस्त लीड रही थी, वो एक उत्साह का कारण हो सकता है। मुझे लगता है कि झारखंड को लेकर थोड़ा सा सतर्क होंगे और इंतजार कर रहे होंगे, पर कांग्रेस का अपना प्रदर्शन गड़बड़ाए भी तो भी गठबंधन की जीत का जश्न तो मना ही सकते हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर बहुत अच्छा करता दिखाई दे रहा है। प्रवीण, मेरे ख्याल से मैं और आप जो है शायद इसके ऊपर परसों एक सेकंड मृगांक को संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय जी को सुन लेते हैं, फिर आप अपने एक लाइन ऐड कर रहा हूं कि महाराष्ट्र जैसे प्रियंका की आपने चर्चा की, महाराष्ट्र में बीजेपी आगे लीड कर रही थी। अभी की शायद मैंने जहां तक देखा है कि कांग्रेस वहां लीड करने आगे हो चुकी है महाराष्ट्र। नांदेड़ की आप बात नांदेड़ की बात कर रहा हूं, तो ये भी एक बड़ी राजनीति के अंदर एक बड़ी बात ही होगी। जी ठीक। मृगांक, लाइन्स यही है। देखिए साफ तौर पे एक चीज दिखाई देती है, अगर लाड़की बहना योजना महाराष्ट्र में क्लिक करती है तो मैया सम्मान योजना झारखंड में क्यों नहीं क्लिक करेगी। मैंने आपसे ये उस दिन भी बात कही थी। दूसरा, साफ तौर पे जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे थे, जो एग्रेसिव वोटिंग दिखाई दी है, जैसे पाकुर का रीजन आप देखिए, पाकुर में 76% तक गई है, कुछ सीटों के ऊपर 82% हुई है। जब ये इस तरह का वोट दिखाई देता है ना, एग्रेसिव वोट दिखाई देता है, और पिछले 2019 के मुकाबले जो अभी जो वोट शेयर आया झारखंड के अंदर लगभग 4, तो साफ तौर पे दिखा रहा है कि संताल परगना का रीजन एकदम स्वीप आउट करती हुई झारखंड जेएमएम दिखाई दे रही है। जो मैं पहले भी कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह की संताल परगना में पोलिंग हुई है वो साफ तौर पे इंडिकेट करती है कि जेएमएम को वो जाता हुआ दिखाई देता है। दूसरी बात मुझे जो दिखाई दी कि लगातार ये कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप में जो है हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। वो हो सकता है, कोई आदमी जब जेल जाता है तो मन में तमाम संशय खड़े होते हैं इस बात को लेकर कि जो है इसने कुछ गलत किया होगा, तो निश्चित रूप से इसे ईडी ने पकड़ा। लेकिन जब उसके बाद आए तो वो कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई देती है कि वो सहानुभूति वोट प्लस वो क्लियर अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, और जिस तरह से उनके पीछे कल्पना सोरेन ने मेहनत की और फिर दोनों ने मिलकर जो उस रीजन के संताल परगना, कोल्हान का रीजन, छोटा नागपुर का रीजन, जो साफ तौर पे जो मैंडेट दिखाई दे रहा है उसमें उनकी साफ तौर पे कि उनकी छवि जो है बेदाग मानी गई, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और वो सीधे तौर पर वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यहाँ और दिखाई देती है कि आरजेडी का जीतना, आरजेडी उन रीजन से जीत रही क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और आरजेडी की परफॉर्मेंस जो साफ तौर पे दिखाई दे रही है, मुझे लगता है एक मोमेंटम आरजेडी के लिए देखा, क्योंकि बिहार के मैं अभी वो भी देख रहा था, बाई इलेक्शंस भी देख रहा था, वहां पे भी आरजेडी शायद 2 या 3 सीटों पे आगे चल रही है। तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आरजेडी के लिए एक मोमेंटम बन जाएगा। और झारखंड चूंकि बिहार से लगा इलाका है तो शायद क्या पूर्व की पश्चिम की हवा जो है पूर्व की तरफ जाएगी, तो एक बड़ा इंडिकेशन बिहार के। एक मिनट, संजय राउत कुछ कह रहे हैं। ये एक है, और उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्तान हो गया है, और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में। संजय राउत, मुझे लगता है कि अब अभी हालांकि मैं पूरी बात नहीं सुन पाया हूं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इन रुझानों को देखने के बाद में क्या बयान आएंगे। वो एक कपट की बात कह रहे हैं, साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ये पहले से तैयारियां चल रही थी। ये जनता का फैसला नहीं है। संजय राउत का ये कहना ये बताता है कि एक बार फिर ईवीएम को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर बातें शुरू होंगी। हालांकि हम झारखंड में बिल्कुल एक अलग तस्वीर देख रहे हैं। हम नांदेड़ और वायनाड के चुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर देख रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें भी हैं, और यहाँ संजय राउत हो, यूबीटी हो,
ये अगर ये जो मैंडेट इस समय जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उस पर इस तरह से औपचारिक तौर पर एक बयान आ जाना संजय राउत का, ये बताता है कि कहीं ना कहीं इन रुझानों को संजय राउत और शिवसेना यूबीटी ने स्वीकार कर लिया है अपनी एक हार के तौर पर। और हालांकि वो इसको जनता का फैसला नहीं कह रहे हैं, फिर भी इन रुझानों ने उन्हें गजब निराश कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात कही जा सकती है। वहीं वायनाड और नांदेड़ दोनों जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी, वायनाड से तो खैर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, निश्चित ही मानी जा रही थी उनकी जीत, फिर भी इंतजार करेंगे थोड़ा सा। वहीं रविंद्र वसंतराव चव्हाण जो नांदेड़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, उनकी लीड भी बरकरार है। तो ये 2 सीटें जो हैं ये भी बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आप अपनी बात को मृगांक पूरा करें, फिर हम तो एक बहुत फटाफट रैपअप सारी जानकारियां देंगे दर्शकों को। मैंने झारखंड की जानकारी दी, मैं थोड़ा महाराष्ट्र के विषय में बता दूं कि ये जो चुनाव के रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है ये कंसोलिडेट होंगे, उससे ऊपर नीचे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन साफ एक चीज़ हो गई, महाराष्ट्र में एक विवाद अब मुझे लगता है हमेशा के लिए पटाशे पूछ गया कि असली कौन है और नकली कौन है। ये लगातार जो लड़ाई चल रही थी कि शिवसेना यूबीटी जो है असली है, शिवसेना शिंदे जो है नकली है, ऐसे ही शरद पवार में चल रही थी। मुझे एक चुनाव में एक निश्चित रूप से एक चीज़ जरूर दिखाई दे रही है, जो ट्रेंड्स और रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, रिजल्ट्स तो नहीं अभी, कि जो शरद पवार की परफॉर्मेंस जो दिखाई दे रही है, हालांकि वो मुझे लगता है 20-22 सीटों को वो जीत सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रीजन के अंदर शायद उन्होंने अपने भतीजे को जो है एक क्लियर मार्क दिया है, एक वॉकओवर दिया है। जिस तरह से जो है जो अजीत पवार को जो सीट्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो एक इंडिकेशन है, क्योंकि शरद पवार के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक हाथ से करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगता है। तो वो क्या राजनीति थी, क्योंकि मेरा आकलन ये था कि अगर कोई सबसे अच्छी परफॉर्मेंस महाविकास अघाड़ी गठबंधन की अगर कोई कर सकता है तो वो शरद पवार कर सकती हैं। उनकी सक्रियता काफी कम दिखाई दी, वो गुपचुप अपना जो है प्रचार, सुप्रिया सुले भी लगी रही, लेकिन साफ तौर पर जो रिजल्ट्स दिखाई दे या ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं उसमें एक इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि शायद उन्होंने उस मन से, उस भाव से, क्योंकि कई बार वो ये कहते हुए भी नजर आए कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो वो साफ तौर पर मुझे लगता है कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे थे कि मेरा उत्तराधिकारी कौन है, क्या है। तो जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं वो कि अजीत पवार के फेवर में जो है ज्यादा शेयर जाते, सीटों का ज्यादा शेयर जाता दिख रहा है। और शरद, हालांकि इसमें दोनों चीजें देखिए, ये देखना दिलचस्प होगा। आप ठीक कह रहे हैं, ये एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी के साथ और वो जो आंच मिल रही है उनकी एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, उसका कितना फायदा हुआ। क्योंकि अजीत पवार और जो जिस परिपाटी से वो आते हैं, यानी शरद पवार की राजनीति बिल्कुल अलग रही है। यही वजह रही कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों से वो किनारा करते खुद के दिखाई दिए। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो अजीत पवार की आगे की राह भी इससे स्पष्ट होगी कि वो किस तरह की सियासत में जाएंगे। ठीक कह रहे हैं आपकी। अब मैं फटाफट एक उत्तर प्रदेश का अगर अपडेट दूं तो 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है उपचुनाव में, और मझवा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मौर्य जो हैं, कटेरी में धर्मराज निषाद आगे चल रहे हैं, फूलपुर में दीपक पटेल आगे चल रहे हैं। सीसामऊ और करहल 2 सीटें हैं जहां से समाजवादी पार्टी के सीसामऊ से नसीम सोलंकी और तेज प्रताप सिंह करहल से आगे चल रहे हैं। जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप उप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, वो समाप्तवादी पार्टी समाजवादी पार्टी को कह रहे थे। इसकी वजह यह है कि 7 सीटों पर बीजेपी ने लीड उपचुनाव में बना रखी है। सीसामऊ और करहल को छोड़ दें तो बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एक सीट जो मीरापुर की, वहाँ से आरएलडी चुनाव लड़ रही है, तो क्योंकि सहयोगी हैं तो आरएलडी के मिथिलेश पाल जो हैं वो यहाँ से आगे चल रहे हैं। यूपी उपचुनाव में ये बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। हालांकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को काफ़ी उम्मीदें थीं। सहयोगी मधुकर आनंद इस वक्त मौजूद हैं रांची से। रांची में वो लगातार देख रहे हैं, आप किस तरह से स्क्रीन पर देख रहे हैं। मधुकर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप बताएं कि अब एकदम से माहौल पलट गया
झारखंड में जो सुबह से शुरुआती रुझान थे वो बिल्कुल हरियाणा जैसा हुआ कि शुरुआत में थोड़ा सा बीजेपी प्लस के लिए एक बहुत उम्मीद की खबरें दिखाई दी, लेकिन फिर एकदम से मामला पलटा और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन जो है बड़ी मजबूत स्थिति में। हालांकि थोड़ा इंतजार यहाँ पर करना होगा और वहीं महाराष्ट्र की तस्वीर तो बहुत हद तक अब साफ होती दिखाई दे रही है। मधुकर जी प्रवीण जी, फिर मैं बोलना शुरू करने से पहले एक बात कहूंगा कि अभी 3 राउंड से 4 राउंड तक की गिनती हुई है, अभी 1/4 गिनती हुई है। फिर भी एक बात तो है, देखिए प्रवीण जी, मैं बार बार याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग दिखाएंगे भी अपने दर्शकों को, 42, 43, 44 ये हम लोगों को अंदाज था, जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे, जो एग्जिट पोल भी बता रहा था कि 42 से 44 के बीच में बीजेपी रहेगी। मतलब साफ है कि 40 के बराबर जेएमएम प्लस रहेगा। अब एक चीज जो देखने को आ रहा है कि बीजेपी की सीटें लगभग 10 से 15 कम हो रही है। बीजेपी से मेरा मतलब बीजेपी गठबंधन एनडीए से है, तो ये 10 से 12 सीटों का बीजेपी को नुकसान है, जो एग्जिट पोल के हिसाब से, जो हम लोग भी अनुमान लगा रहे थे उसके हिसाब से। और फिलहाल स्थिति यह है कि 50 से अधिक सीटों पर जेएमएम प्लस जो है, या जेएमएम या इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। और सबसे आश्चर्यजनक बात, अब एक सैंपल लेकर के हम लोग बात करते हैं। रांची लोकसभा में 6 सीटें हैं, एक रांची विधानसभा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम विधानसभा सीटों पर कांग्रेस या जेएमएम आगे चल रहा है। ये अपने आप में कितना आश्चर्यजनक है प्रवीण जी, ये समझा जा सकता है कि शहरी वोटर जो नहीं निकले उसका सबसे बड़ा असर ये है कि रांची जैसी जगह में सीपी सिंह कुछ एक मतों से आगे चल रहे हैं, जो कि अपने आप में आश्चर्य का विषय है। वैसे भी 50%, 51% के आसपास रांची शहरी इलाके में मतदान हुआ है। तो ये जो है, ये एक ट्रेंड है कि लोग मतों के लिए नहीं निकले। हालांकि वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा, जो कि ग्रामीण मतदाताओं ने मतदान किया, लेकिन शहरी मतदाताओं में चाहे वो महिला हों या पुरुष हों, उदासीन रहे। और उसी उदासीनता का परिणाम है, क्योंकि शहरी वोटर किसका होता है ये न आपको, न मुझे और न दर्शकों को बताने की ज़रूरत है। शहरी मतदाता निकला नहीं, वही 10 से 12 सीट जो है वो बीजेपी को यहाँ नुकसान होता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं जो इस बात के पीछे था, या मैंने जो बात कही थी, अंत करने से पहले भी वही बात कहूँगा कि 20 राउंड, 18 राउंड, 17 राउंड में अभी 3 राउंड से 4 राउंड की गिनती हुई है। अब आगे, लेकिन एक बार जो ट्रेंड सेट होता है, अमूमन चीज़ें उसके आसपास ही रहती है, और वही चीज़ें यहाँ भी दिखाई देंगी। जो लगता है जिस तरह की, मुझे लगता है कि जैसे कई नारे होते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में तो दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर बाहरी वाली जो बात कही थी, जो हेमंत सोरेन हमेशा कहते रहे, बाहरी हैं, मुझे लगता है बड़ा असर होता है इस चीज का। और क्योंकि हेमंत सोरेन को बहुत अपना और बहुत करीबी लोग मानते हैं, इसको वो शायद साबित कर पाए एक बार फिर। रुझान तो इस ओर इशारा कर रहे हैं। संजय जी, आप सोचिए, सुबह में जो जी बोलिए। सुबह में प्रवीण जी जो हम लोगों की बात हो रही थी, हमने एक बार फिर से कहा था, और हमेशा हम लोग ये चर्चा करते हैं कि क्या, हम लोग सवाल उठाते थे, क्या हेमंत सोरेन अपनी जनता को या राज्य की जनता को ये कन्विंस करने में सफल रहे कि बाहरी लोग आए हैं, हेलीकॉप्टर से गिद्ध और कौवे उड़ रहे हैं, वो लोग चुनाव के बाद चले जाएंगे? ये बात जो है वो झारखंड के ग्रामीण, मैं इसको ऐसे भी देख रहा हूं कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदर्शन को और उनके गठबंधन के प्रदर्शन को देखें, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का असर सहयोगियों पर भी दिखाई देता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मामले में गठबंधन के लिहाज से कमजोर पड़ती है। अपना प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन साथी जो हैं वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद शायद, जैसे जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी को आप प्रदर्शन देखिए, वहीं जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन देखिए, आजसू का प्रदर्शन देखिए, इससे बड़ी उम्मीदें हो सकती थी, लेकिन उनका प्रदर्शन बड़ा गिरा है। खैर, इस पर और बात करेंगे। संजय जी का धन्यवाद करना, उससे पहले संजय जी, एक तरह से अब तो ये स्वीकार करिए कि महाराष्ट्र में बहुत क्लियर मेजॉरिटी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए, मैं जो बात पहले कह के गया हूँ वो अभी आपने शिवसेना के संजय राउत के मुंह से आपने सुना। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट नहीं कर रही। जनता का यदि वोट होता तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बढ़त में आ ही नहीं सकती है।
और मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे, ये अभी एक बढ़त तो है। झारखंड से क्या बुराई थी अगर यही आप सिद्धांत लगाते हैं? मैं बोल तो रहा हूँ झारखंड में बुराई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, राजनीति करते हैं, कुछ उधर दो कुछ इधर दो, कहीं तो कुछ करना ही है ना। महाराष्ट्र इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड के बजाय महाराष्ट्र इनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अडानी जी भी वहीं बैठे हैं। अडानी जी, अंबानी जी, सबको साथ लेके चलना है, तो महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत मायने बस रखता थोड़ी है। देर आप मेरे साथ और रुकिएगा, मैं लेकिन- जानता हूं बहुत जरूरी काम से संजय जी को जाना है, लेकिन जयप्रकाश जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र पर बहुत एनालिसिस उन्होंने मेरे साथ की, बड़ा सहयोग रहा और बड़े अच्छे आंकड़ों के साथ वो बात करते हैं। जयप्रकाश जी, आप संजय जी को सुन रहे थे, संजय जी का अपना मत है संजय राउत वाली बात को, वो कह रहे हैं, संजय राउत ने जो कहा आपने भी सुन लिया होगा, वो कह रहे हैं ये जनता का जनादेश नहीं है, जैसी बातें आमतौर पर। लेकिन ये इस तरह की जीत होगी, इतनी बड़ी जीत होगी, इसका अंदाजा जरा कम ही लोगों को था। सभी कह रहे थे टक्कर होगी, लेकिन यहां तो बिल्कुल तस्वीर अलग ही है। ये तस्वीर तो एग्जिट जो नतीजे आए थे एग्जिट पोल के, उसको भी फेल कर रही है। 10 एग्जिट पोल हमने देखे थे, जिसमें एक्सिस का एग्जिट पोल ये बता रहा था कि क्लियर मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की महायुति गठबंधन को मिलेगी, लेकिन ये क्लियर मेजोरिटी से बहुत ज्यादा है। अभी तो जो चीजें नजर आ रही हैं, करीब 216-217 महायुति गठबंधन को लीड मिल रही है और अकेले भारतीय जनता पार्टी 126 सीट पर लीड कर रही है। आप सोचिए, 126 सीट यानी 145 मैजिक फिगर है और 126 तक बीजेपी पहुंच गई है। अजीत पवार जो 56 सीट पर लड़ रहे हैं, 44 पर लीड कर रहे हैं, यानी कि जो स्ट्राइक रेट है वो आप समझिए। जयप्रकाश जी, आपको याद होगा आपसे मैं बात कर रहा था और हमारी बात में मैंने यही बात कही थी कि इंडिविजुअली बीजेपी अपने दम पर क्या प्रदर्शन करती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, और बीजेपी का इस बार फोकस यही है कि वो अपनी सीटों को बढ़ाए, मुझे लगता है इसमें वो कामयाब रही। बिल्कुल कामयाब रही प्रवीण जी, और 2019 में 26.10% वोट बीजेपी को मिले थे और बीजेपी जो है 105 सीटें जीती थी। लोकसभा में 9 सीट बीजेपी ने जीता और वोट परसेंटेज बीजेपी का 26% रहा। लेकिन ये समझना मुश्किल हो रहा था कि अगर वोटर उतने ही हैं तो फिर सीटें कम क्यों हो गई। बीजेपी डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश जनता का विश्वास एक बार फिर जीतने में सफल होती दिखाई दे रही है, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, बाकी उपचुनाव हो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता पूरा विश्वास भाजपा भी व्यक्त कर रही, मेरी अपनी ओर से बधाई। डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और महाराष्ट्र को लेकर अभी पार्टी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जयप्रकाश जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि ये अमूमन माना जा रहा था कि लड़ाई कांटे की होगी। हम लोग भी जो एनालिसिस किए थे, जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट थी, वो यही कह रही थी कि जो लड़ाई है वो 15-20 सीटों के फेर में रुक जाएगी, यानी कि अगर महायुति गठबंधन को लीड मिलती है तो 135 सीटों तक, 140 सीटों तक महायुति गठबंधन रुक जाएगी और जरूरत पड़ेगी बागी जो जीते हुए विधायक हैं या निर्दलीय विधायक हैं या जो पिच किए हुए विधायक हैं। लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि उनकी जरूरत अब पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी से आगे निकल चुका है पूरा मामला। अब ये तो मामला 230 पर जाके रुकेगा या 240 पर जाके रुकेगा। 288 सीटों में अगर 226 सीटों पर महायुति लीड कर रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि अब इनको पीछे कितना भी पीछे आएंगे तो ये क्लियर कट मेजोरिटी में तो आ चुके हैं। दूसरी बात, हालांकि अभी 2 घंटे का समय बचा हुआ है, क्योंकि अब तो और हार के जो नतीजे हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ मेरी पूरी 30 साल की पत्रकारिता में कि इतनी ज्यादा पार्टियां जो है चुनाव लड़ रही हैं। 95 के बाद, 1995 के बाद जब बाला साहब ठाकरे और गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन ने सरकार बनाई थी महाराष्ट्र में, उसके बाद ये पहली बार हुआ 29 साल के बाद की 65.36% वोट गिरे महाराष्ट्र में। महिलाएं बड़ी संख्या में आगे आकर वोट की, ट्राइबल इलाकों में ज्यादा वोट हुआ। कोल्हापुर जैसे रीजन में जहां पर 6 सीटें हैं वहां पर 79% वोटिंग हुई है। तो ऐसा लग रहा था कुछ चमत्कार होने वाला है, क्योंकि ये कोई साधारण रणनीति या साधारण खेल के साथ बीजेपी इस बार मैदान में नहीं उतरी। जयप्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की ये तो एनालिसिस और वोटिंग परसेंटेज वगैरह के बाद में आराम से होगी, लेकिन जो बड़ा सवाल मेरे जहन में आ रहा है वो यही है, मुख्यमंत्री का चेहरा तो बदलने वाला है। बिल्कुल प्रवीण जी, हो सकता है। देखिए, अब तक जो मुख्यमंत्री रहे
2.5 साल जो है एक नाथ शिंदे रहे और 2.5 साल उद्धव ठाकरे रहे, यानी कि मराठा मुख्यमंत्री रहे। इसके पहले देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, 5 साल उन्होंने 2014 से 2019 बखूबी सरकार चलाई। लेकिन अब क्या होगा? अब क्या ओबीसी मुख्यमंत्री दिया जाएगा? क्योंकि बीजेपी के पास अब किसी के रहमो करम पर सरकार बनाने की कोई स्थिति बची नहीं है, जो रुझान नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी आलाकमान दिल्ली में ये निर्णय ले सकता है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक खेल हुआ और जिस तरह से राजस्थान में हुआ, क्या उसी तर्ज पर अब इधर महाराष्ट्र में भी हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो ओबीसी वर्ग को खुश करने की कोशिश की जाएगी। करीब 48% ऑल ओवर जो ओबीसी है, जिनमें कुणबी समाज भी आता है, वो है। तो ये एक बहुत बड़ा तबका है जिसे खुश करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि नाम देवेंद्र फडणवीस का ही आगे चल रहा है, क्योंकि इसके पीछे 2-3 वजह है। पहली वजह यह है कि उनके लीडरशिप में ये पूरा चुनाव लड़ा गया। 2024 का लोकसभा चुनाव देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में लड़ा तो गया था, लेकिन चेहरा जो है दिल्ली के जो आलाकमान और नेता थे, क्योंकि रणनीति उनकी थी, कैंडिडेट उन्होंने डिसाइड किए थे। लेकिन 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें देवेंद्र फडणवीस को आगे किया गया। हालांकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को टिकट बांटने से लेकर, प्रचार की रणनीति बनाने से लेकर, लाडली बहन योजना, 3 गैस सिलेंडर योजना, स्वयं रोजगार योजना, इंटर्नशिप योजना, बसों में फ्री जो ट्रैवल है, ये तमाम। अच्छा देखिए, आपकी शिंदे का अपना प्रदर्शन जो है, शिंदे का अपना प्रदर्शन भी बहुत सुधरा, 56 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये बीजेपी की कहीं ना कहीं एक तरीके से आंच, बीजेपी की तरफ से जो एनर्जी उनको मिली वो। ये अदर्स के बारे में मुझे बताएं, 20 सीटों पर आगे चल रहे हैं और अदर्स को लेकर बड़ी बातें हो रही थी। बीजेपी चाहे तो किसी की जरूरत नहीं है अगर अदर्स भर साथ में आ जाए तो। बिल्कुल, देखिए अदर्स जो है इंडिपेंडेंट और जो बागी उम्मीदवार है, इसके अलावा जो इसमें कुछ स्थानीय लोकल पार्टियां भी हैं, जैसे बच्चू कडू की पार्टी है, स्वराज संस्था पार्टी है, ये जो आरपीआई की पार्टी है, तमाम इसमें छोटी छोटी पार्टियां हैं। लेकिन अदर्स का फैक्टर अब बहुत कमजोर पड़ गया है। अदर्स का फैक्टर तब होता जब बीजेपी लीड कर रही होती 50-60 पर, एकनाथ शिंदे लीड कर रहे होते 20-30 पर और अजित पवार 10-12-15 पर। एकदम स्थिति विपरीत है। एकनाथ शिंदे अकेले 50 से ज्यादा सीटों पर लीड कर रहे हैं। बीजेपी की लीडिंग जो है 126 के ऊपर चली गई है। तो अदर्स का फैक्टर अब यहां खत्म हो चुका है। जो चीजें अब नजर आ रही हैं, 1-2 घंटे में तो ये स्थिति साफ हो जाएगी कि 145 का जो मैजिक फिगर है, वो भारतीय जनता पार्टी कितने सीट से बना रही है और उसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार की भूमिका क्या होती है। प्रवीण जी, एक चीज बहुत मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, बहुत ही सम्मानजनक मंच पर बैठा हूं मैं, कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 130 सीट से ज्यादा विधायकों की जीत मिलती है तो शायद उनको किसी और की जरूरत ना पड़े। हालांकि जो गठबंधन का धर्म है उसके हिसाब से वो अपने सहयोगी पार्टियों को जरूर अपने साथ लेंगे, लेकिन जितना आधारित उन्हें होना पड़ता था कि 39 विधायक तोड़कर एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की पार्टी से, शिवसेना से अलग किया गया और उनको अपने साथ लाया गया, उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया। जैसे बिहार में नीतीश कुमार को कम सीटें होने के बाद भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री का पद दिया, क्योंकि वो जो इवेल्युएशन है, कैलकुलेशन है, उससे फिट बिठाना चाह रही थी, शतरंज के मोहरों को फिट बिठाना चाह रही थी। लेकिन इस बार अभी जो नतीजे, अभी जो रुझान आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि शायद बीजेपी को उतनी मशक्कत ना करनी पड़े, वो अपने टर्म्स पर अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए जा रही है। आपको लगता है ये डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला अब चलेगा, या अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और जो साथ में रहना चाहे वो साथ में रहे? बिल्कुल प्रवीण जी, डिप्टी सीएम जो है पिछले कुछ टर्म से हम देख रहे हैं कि 2-2 उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं। हालांकि ये परंपरा जो है वो 2014 के बाद शुरू हुई, लेकिन मैं आपको बताऊं इस बार शायद ये परंपरा टूटे। इस बार एक उप मुख्यमंत्री, एक गृह मंत्री, एक राजस्व मंत्री, एक पीडब्ल्यूडी, इस तरह से जो है चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और बीजेपी का जो स्टेक रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। बीजेपी का स्टेक 65% से ज्यादा रहेगा। वो गठबंधन धर्म निभाने के लिए अपने साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे को ले सकती है, लेकिन एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद अब जरूर खतरे में है, क्योंकि बीजेपी एक बम्पर मेजोरिटी के साथ आगे बढ़ रही है। जी, बहुत, ये आपके साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में खासी चर्चा का विषय रहने वाली हैं महाराष्ट्र की सियासत में, क्योंकि आप बड़े अच्छे जानकार हैं। मैं आपसे कुछ और सवाल लूंगा, लेकिन झारखंड से मेरे 2 सहयोगी आप देख पा रहे हैं लगातार, देवनाथ भी बने हुए हैं, मधुकर आनंद भी बने हुए हैं। मधुकर, आप भी लगातार सुबह से नज़र बनाए हुए हैं, तो मैं आपको धन्यवाद करूं। उससे पहले थोड़ा सा मुझे जानकारी दें कि ताज़ा अपडेट आपके पास क्या है। देखिए, बढ़त की स्थिति जो है वो बरकरार है
और जिस तरह से लगभग 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए था जेएमएम प्लस, हालात वही चल रहे हैं। अभी और भी कई राउंड होना बाकी है, लेकिन जिस तरह से चीज़ें अब शहरी इलाकों से निकलकर ग्रामीण इलाकों की तरफ जा रही हैं, जो वोटिंग है वो शुरू में शहरी इलाकों की ईवीएम मशीनें गिनी गई हैं, उसके बाद ग्रामीण इलाकों में जाया जा रहा है, तो अब ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बदलाव की तरफ संकेत नहीं करती है। जी मधुकर, आप नज़र बनाए रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।